तो इधर आगे भी आ सकते हैं। चलिए ठीक है। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इसी में फिर आगे सीखेंगे SSA यानी स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहली चीज़ तो जो काइनेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है ये कौन सी रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं, विच आर मॉडरेट रिएक्शन, नॉट वेरी फास्ट, ठीक है। और मॉलिकुलर रिएक्शन आयनिक रिएक्शन पे नहीं लगाते। आयनिक रिएक्शन आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन द सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। वो क्या है, आपने दो चीज़ें मिलाई और इमीडिएटली आपको क्या मिल गया, प्रेसिपिटेट मिल गया। सॉल्ट एनालिसिस करते हैं सब लोग, ठीक है। तो वो कौन सी रिएक्शन है, आयोनिक रिएक्शन, जिसमें जनरली आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, राइट। काइनेटिक्स में हम कौन सी रिएक्शन स्टडी करते हैं, जो कैसी है, मॉडरेट मॉलिकुलर रिएक्शन, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देर आर टू कैटेगरी, वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन, और इसको आप बोल सकते हैं सिंपल रिएक्शन, ठीक है। अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अभी मैं पहले आपसे किसकी बात कर रही हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, सिंपल रिएक्शन, ओके। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। देखिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शंस आर सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसे हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंपल, यानी एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए A इज टर्निंग इनटू B, ठीक है। A इज द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इमीडिएटली किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में, ठीक। और यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स आपके अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ आई वांट टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखूंगी मैं, बताइए, रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के ऊपर। तो हम रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए K आपका क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, A रेज टू पावर 1, ठीक है, A रेज टू पावर 1, ठीक, दिस इज द रेट लॉ, ठीक है। अच्छा, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, इफ A प्लस B इज गिविंग यू P, ठीक है। इन दिस केस हाउ टू राइट रेट, रेट इज इक्वल टू, बोलिए, इन दिस केस देर आर टू रिएक्टेंट, ठीक है। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, K, A रेज टू पावर 1 एंड B रेज टू पावर 1। अब किसी का भी क्वेश्चन नहीं आया, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से कि वाई आई एम राइटिंग दिस 1, ऐसा क्यों है। आप बोल सकते हो ना कि ऑर्डर मैंने कैसे डिसाइड किया, 1 है कि 2 है कि 3 है, दिस इज द ऑर्डर, राइट। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ A रेज टू पावर 1, B रेज टू पावर 1, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। बट आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा, वाई नॉट 2, वाई नॉट 3, वाई नॉट 0, वाई ओनली 1, हाँ, सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसलिए, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आप अभी आए हो, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, भैया एलिमेंट्री चल रहा है। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर कैन नॉट बी डिसाइडेड सिंपली बाय लुकिंग एट द रिएक्शन, ऑर्डर इज द थिंग विच कैन बी डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स ओनली, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर आप किससे डिसाइड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। तो इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हमने एक्सपेरिमेंट के बेस पे पहले ऑर्डर निकाला, और अगर ऑर्डर आ रहा है 1, देन वी आर सेइंग इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। समझे, बात समझ में आई। यहाँ पर अब मैं, क्योंकि दोनों का ही ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अब मैं इसको क्या बोल रही हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने रिएक्शन देखा और आपने ऑर्डर डिसाइड कर दिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है।
व्हाट अबाउट द मॉलिकुलरिटी? इन दिस केस मॉलिकुलरिटी कितना है? मॉलिकुलरिटी कितना है? 1. इन दिस केस मॉलिकुलरिटी कितना है? 2. व्हाट इज द मॉलिकुलरिटी दिनेश? नहीं, 2 तो है. हाउ वुड यू डिफाइन द मॉलिकुलरिटी? कैसे बोला 2 इन दिस केस? तो मॉलिकुलरिटी का डेफिनेशन बता सकते हो ना, इफ यू नो द 2 रिएक्टेंट क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिकुलरिटी. बोर्ड में डिफरेंस पूछा जाता है बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड द ऑर्डर, राइट? सो ऑर्डर कैन बी 0, नेगेटिव, होल नंबर, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है. मॉलिकुलरिटी कैन बी होल नंबर. 0 हो सकती है मॉलिकुलरिटी. साक्षी, इतना सोचने की जरूरत थी इसमें? मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी 0. क्या है मॉलिकुलरिटी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग. वो 0 होंगे तो फिर क्या पॉइंट है रिएक्शन का? सही, ये बात समझ में आ गई? ठीक है. और एग्जाम्पल देखो अभी जरा. एलिमेंट्री का ही एक और एग्जाम्पल देखिए. 2A इज गिविंग यू प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर अब फिर से अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज द रेट, तो आप क्या लिखने वाले हैं? के A रेज टू पावर 2. ये एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती हैं बेटा, यहाँ पे ऑर्डर कैन बी इक्वल टू स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. नोट कर लीजिए इस पॉइंट को. इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर कैन बी इक्वल टू स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. और फिर से वही बात, पहले हम ऑर्डर फाइंड करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और नॉट. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? व्हाट इज द मॉलिकुलरिटी इन दिस केस? 2. 2 मॉलिक्यूल कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर भी मॉलिकुलरिटी कितनी आएगी? 2 आएगी. आप नोट कर लीजिए साइड में, मॉलिकुलरिटी कितना है? 2. ठीक है. इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, 3A इज गिविंग यू प्रोडक्ट, व्हाट इज द रेट? इज इक्वल टू के A रेज टू पावर 3. यानी अदर वे राउंड हम बोल सकते हैं कि अगर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑर्डर की तरह से बिहेव कर रहा है, देन द टाइप ऑफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री. समझ में आया? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? एलिमेंट्री का मतलब समझिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ऑर्डर और स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में भी सेम. ठीक है. अच्छा, अब इस केस में मॉलिकुलरिटी कितनी आएगी? कितनी आएगी? 3 आएगी. ठीक है. ओके, चलो एक और ट्राई करो. A plus 2B is giving you product. लिखिए भाई सब लोग, रेट लॉ क्या होगा इस केस में? What is the order with respect to A? 1. ठीक है, A के रिस्पेक्ट में 1, B के रिस्पेक्ट में 2. So what is the overall order? 3. ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया. मॉलिकुलरिटी कितना हो गया? 3 हो गया. ठीक है. अब अनदर पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए. इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर, if number of molecules are more than 3, then it will be a complex reaction. Then it will be a complex reaction. ठीक है. यानी molecularity if it is greater than 3, तब आप क्या बोलोगे? वो रिएक्शन कौन सी है आपकी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा होता 2A plus 2B और ये आपको दे रहा है प्रोडक्ट. ठीक है. सो इन दिस केस अब आप देखो मॉलिकुलरिटी कितना है आपका? 4. अब ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है. लेकिन हमें करना नहीं है ना बी डिवाइड.
अब ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा मतलब याद रखने का एक पॉइंट है। 3 से ग्रेटर अगर मॉलिकुलरिटी है तो फिर वो रिएक्शन कैसे बिहेव करेगी, एज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसका रीजन भी है, उसका रीजन क्या है बेटा कि देखो जैसे ये है, ठीक है। अभी हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी, राइट। क्या पढ़ी थी हमने, कोलिजन थ्योरी। उसमें क्या क्या चीज़ें थी, रिएक्शन होती कैसे है, याद कीजिए। ये था आपका, यहाँ पर था रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इधर क्या था आपका, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी। और ये मैंने ग्राफ लिया, ये ग्राफ किसका है, आई मीन एलिमेंट्री का है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन का ग्राफ है। हियर इज द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के पास क्या आना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान आया है ना। यहाँ से ये जो आपका एनर्जी का डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर मिला आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस था उसको हमने क्या बोला था, डेल्टा एच आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके दे आर गेनिंग एनर्जी इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी एंड दे आर टर्निंग इनटू प्रोडक्ट। ये हमने सीखा था। उसके बाद इसमें एक चीज़ और ऐड हुई थी, इफेक्टिव कोलिजन। हाँ, क्या था आपका इक्वेशन, पी बाद में आया था, ZABE⁻⁴ EA/RT। ओनली इफेक्टिव कोलिजन will if effective collision would be there, only those molecules can turn into product। याद आया। उसके बाद एक चीज़ और ऐड हुई थी, क्या, ओरिएंटेशन। हैंडशेक करना है तो आपको फ्रंट, ऐसे दो लोगों को क्या है, फ्रंट फेस करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बैक साइड मेरे दूसरे की भी बैक और हम हैंडशेक करेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब आप बोलोगे पॉसिबल है, ऐसे पीछे से हाथ पकड़ लो, वैसी बात नहीं कर रही हूँ। रिएक्टेंट के लिए तो 3 चीज़ें आपके मेनली काम करते हैं। नंबर 1 क्या है आपका, एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी अगर है तो प्रोडक्ट में चेंज होगा। सेकंड क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन, राइट। और इफेक्टिव कोलिजन तभी आपका काम करेगा, क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये जो तीनों फैक्टर हैं, दे कैन बेस्ट वर्क in case when the number of molecules are 3। 4 के केस में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो किसी भी पॉइंट पे डिसीजन नहीं होता है, आप जानते हैं ये बात। आप अकेले डिसीजन ले लोगे, 2 लोग ले लेंगे, 3 ले लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, राइट। घर में भी ऐसे होता है ना, तो डिसीजन मेकिंग एक ही जन रहता है। तो वैसा ही यहाँ पे है, 3 से ज़्यादा अगर हो गए तो केओस हो जाएगा, यानी फिर क्या होगा, फिर आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के पॉइंट समझ में आ गए। अगर आपको उसने क्वेश्चन में दिया है तो आप क्या करोगे, सिंपली जो भी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आप रेट लॉ में एज ए ऑर्डर कंसीडर करोगे, ठीक है। और ऑर्डर कैसे, मतलब ये चीज़ थोड़ा माइंड में बैठाइए कि पहले एलिमेंट्री डिसाइड नहीं होता है, पहले ऑर्डर डिसाइड होता है, देन we categorize it into elementary reaction। ठीक है भाई, elementary reaction की बात समझ में आ गई। चलो अब हम बात करेंगे complex reaction, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, complex reaction। तो क्या कंडीशन मिली आपको complex reaction के लिए पहले वाली रिएक्शन से, molecularity, if molecularity is greater than 3, तब आपका रिएक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। नंबर 1, इट इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, इट इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। समझ में आया, मल्टी स्टेप है। सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी टर्म is not applicable for complex reaction। Molecularity term is not applicable for complex reaction। कोई complex reaction दी और आपसे molecularity पूछे, पता चला वहाँ पे 5-6 इंटरमीडिएट बन रहे हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं कर सकते।
तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी इज नॉट एप्लीकेबल, बट मॉलिकुलरिटी कैन बी यूज फॉर इंडिविजुअल स्टेप. फॉर ए पर्टिकुलर स्टेप वी कैन से कि हाँ भाई यहाँ पे मॉलिकुलरिटी 2 है, यहाँ पे 1 है, बट ओवरऑल के लिए मॉलिकुलरिटी इज नॉट एप्लीकेबल. समझ में आया? मॉलिकुलरिटी कैन बी यूज फॉर इंडिविजुअल स्टेप. ठीक है. अनदर पॉइंट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा रहेगा? स्लो. ये हमने पढ़ा था SN1 SN2 में, अब आप उसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं. तो स्लोएस्ट स्टेप वुड बी कंसीडर एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है. स्लोएस्ट स्टेप वुड बी कंसीडर एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरऑल रेट. ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज अगेन डिटरमिन्ड बाय RDS. यानी जो भी आप निकाल रहे हैं वो किससे निकाल रहे हैं? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. Overall rate of a reaction can be given by RDS. लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वन और मोर देन वन intermediates can be involved in a complex reaction. One or more than one intermediates can be involved in a reaction. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जिसके ऊपर फोकस करना है. इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर इन द रेट लॉ. रेट लॉ भी आपने किसके फॉर्म में लिखा था? रिएक्टेंट की फॉर्म में. ठीक है. इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर इन द रेट लॉ. समझे? यहाँ तक की बात समझ में आई? चलो लेट्स. और वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है. हाँ, वन स्टेप. ठीक है. तो वहाँ पर रेट किसके ऊपर है? रेट 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है. कॉम्प्लेक्स नहीं है बेटा, वो एलिमेंट्री सिंगल स्टेप. तब भी इंटरमीडिएट नहीं बोलते ना उसको, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. यस, दैट्स नॉट इंटरमीडिएट. फर्क क्या है? ऐसे इंटरमीडिएट क्या हो रहा है कि बना और कंज्यूम हुआ, बना और कंज्यूम हुआ. ट्रांजिशन स्टेट इज एक मीडियम स्टेट आप बोल सकते हो, उसमें ट्रांजिशन हो रहा है. रिएक्टेंट से साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, ऐसा वहाँ पे नहीं है. इंटरमीडिएट क्या है आपका? जैसे कार्बोनियम आयन फर्स्ट स्टेप में बना और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हुआ. ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है? एक वी कैन यूज़ दैट वर्ड इंटरमीडिएट, लेकिन वो वाला नहीं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं. ये सिर्फ आपका एक इंटरमीडिएट कंडीशन है जिसमें रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं. तो ये डिफरेंस है. ठीक है. चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए रिएक्टेंट से आपका बन रहा है प्रोडक्ट. ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन इसका मैकेनिज्म मैं कैसे लिख रही हूँ? R से बना आपका एक, मान लीजिए M. ठीक है. और M से बना आपका Q, एंड देन Q इज गिविंग यू P. ठीक है. तो ये जो मैंने 3 स्टेप्स लिखे हैं, ये सब क्या बोलते हैं हम? मैकेनिज्म. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. ओके, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. अब अगर आप तीनों स्टेप्स को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर आप तीनों स्टेप्स को ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है? कैंसिल. ये क्या हो रहा है? कैंसिल. व्हाट इज द फाइनल रिएक्शन? समझे? तो एक स्टेप में आपका क्या हो रहा है? इंटरमीडिएट बना, और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? कंज्यूम हो गया. साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं है. ठीक है. क्लियर हुआ आपको डिफरेंस? ओके. अब एक इसका एनर्जी डायग्राम देखते हैं कैसा आएगा. देखो अगेन यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं? एनर्जी. और इधर हम क्या लिखने वाले हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट. ठीक है. चलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे.
देखो पहले आपने कैसे बनाया था एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ग्राफ, सिर्फ आपको एक पीक मिला था जिसको हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला था। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या हुआ हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है वो रोलर कोस्टर वाली राइड हो गई है ना, ऊपर गए नीचे आए फिर ऊपर गए, ओके। तो ये क्या मिलेगा भाई, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलेंगे हम इसको, TS1, ठीक है। जितने भी पीक है वो क्या बना रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ट्रांजिशन स्टेट थर्ड, ओके। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट रिएक्टेंट से पहले क्या बन रहा है, M बन रहा है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट M बनेगा आपका यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट इंटरमीडिएट। तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर इंटर 1 लिख रही हूँ, ठीक है, इंटर 1, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट बना M, ठीक है। रिएक्टेंट ने क्या यूज़ किया, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये देखो ये आपका ग्राफ चल रहा है, तो ये किसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस इज EA1, इज दैट क्लियर। फर्स्ट इंटरमीडिएट बनने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैज़ टू अटेन दिस मच एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर एनर्जी डाउन हुई तो ये क्या मिला आपको इस पॉइंट पे, दिस इज इंटरमीडिएट 1, कौन सा है ये, M। नाउ फॉर द सेकेंड रिएक्शन M इज चेंजिंग इनटू Q, तो M को फिर से एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ है M की एनर्जी का, यहाँ से ये क्या है आपका EA2, क्लियर है बात, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेकेंड स्टेप। और यहाँ से फिर ये डाउन आया है, तो यहाँ पर अब आपको क्या मिला, दिस इज Q, राइट, एंड इट इज इंटरमीडिएट सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड इंटरमीडिएट बना आपका Q, और Q फिर क्या दे रहा है आपको, प्रोडक्ट। अब फिर से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, ये थोड़ा मेरी लाइन सही नहीं आ रही लेकिन आप, ठीक है, ये हो रहा है हमारा, दिस इज EA3, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब आप मुझे तीनों में देख के बताइए किसका एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है, EA1 मैक्सिमम है, फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कैसा है, मैक्सिमम है, और सबसे कम किसका है, EA2, 2 का है। तो कौन सी रिएक्शन स्लो हो जाएगी, बोलिए, पहले वाली, ठीक है। तो आपको कई बार ग्राफ देख के भी क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि विच रिएक्शन इज द स्लोएस्ट स्टेप, तो यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ये वाला हमारा क्या मिला आपको, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है वहाँ ज़्यादा रिएक्शन का रेट कैसा रहेगा, हाई रहेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो और इसमें फास्ट रिएक्शन कौन सी जाएगी, ये वाली रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, दिस इज द फास्ट स्टेप, ठीक है। थर्ड वाला इन बिटवीन आएगा, थर्ड जो है EA3, दैट विल बी इन बिटवीन EA1 एंड EA2, ठीक है। यहाँ तक की बात, कोई कंफ्यूजन इस अभी आपने जो नोट डाउन किए थे स्टेटमेंट, ठीक है। सो वी हैव रिटन 1 पॉइंट, इंटरमीडिएट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द रेट लॉ। अगर इंटरमीडिएट रेट लॉ में आ रहा है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब हम सीखेंगे हाउ टू राइट द रेट लॉ फॉर रिएक्शंस, ठीक है। चलो उसके बाद आपका SSA आएगा। चलो एक पहले सिंपल सा एग्जांपल, टू ए प्लस 3B, ठीक है, इज गिविंग यू A2B3। अब पहले तो रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल लिखा मैंने कि एलिमेंट्री का। कॉम्प्लेक्स कैसे आइडेंटिफाई किया,
मॉलिकुलरिटी कितनी है 5, 3 से ऊपर होते ही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. मैकेनिज्म मतलब अब क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो देयर वुड बी मल्टीपल स्टेप्स. ठीक है, चलिए तो क्या है, नंबर 1, A प्लस B इज गिविंग यू AB. ठीक है, और इसके लिए रेट कांस्टेंट है K1. ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा क्या है ये, दिस इज द स्लो स्टेप. स्लो स्टेप होते ही आपको क्लिक होगा कि ये जो रेट है रिएक्शन का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप के ऊपर. तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे, दिस इज अवर RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, सेकेंड क्या लिखा हमने, AB प्लस B फॉर दिस K2, और ये हो गया हमारा AB2. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. ठीक, थर्ड AB2 प्लस B प्लस A is giving you K3 and it is A2B3. ये भी कैसा है आपका फास्ट. ठीक है, what you have to find for this reaction, अपने को क्या क्या फाइंड करना है, रेट लॉ, ऑर्डर, ठीक है, और मॉलिकुलरिटी फॉर ईच स्टेप. आप टोटल मॉलिकुलरिटी, मैंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है, चलो भाई बताओ, यहाँ पे रेट लॉ लिखेंगे. सबसे पहले लिखिए, क्या ओवरऑल लिखना है, वो सिर्फ कौन डिसाइड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप. तो स्लोएस्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वाला है. ठीक है, क्या लिखेंगे आप बताइए, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, A और B के ऊपर. तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1. अब देखो मैं पर्टिकुलरली फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो मुझे इसी का रेट कांस्टेंट यूज करना है, K1. व्हाट शुड आई राइट, A रेज टू पावर 1, B रेज टू पावर 1. ठीक है, इज इट करेक्ट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये करेक्ट है या नहीं है. क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, इंटरमीडिएट. आप यहाँ पे अगर किसी रिएक्शन के में इंटरमीडिएट आ रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, दैट विल बी रॉन्ग. प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट इन द रेट लॉ इज रॉन्ग. अब यहाँ पे इंटरमीडिएट डिसाइड करो बेटा, क्या क्या थे, AB था इंटरमीडिएट, दूसरा क्या था आपका, AB2 था. लेकिन जब हम रेट लॉ लिख रहे हैं विच इज़ ओनली डिपेंड्स ऑन RDS या स्लोएस्ट स्टेप, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट है. समझे, तो ये करेक्ट है. अब आगे का काम आप कर सकते हैं. ऑर्डर कितना मिलेगा, 2. ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 2. नाउ व्हाट इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ दिस स्टेप, 2 हियर, 2 और हियर 3. कोई कंफ्यूजन? अब वो वाली रिएक्शन करेंगे जिसमें इंटरमीडिएट आपका इन्वॉल्व होगा, किसमें, रेट लॉ में. ठीक है, तब क्या करना है, अब आपका मेन पॉइंट अब आ रहा है. इसको चेंज करो, मैं लिखा आप लोगों ने मॉलिकुलरिटी में इंटरमीडिएट काउंट होगा. चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आइए, क्या है, A plus 3B is giving you A2B3. ये सेम रिएक्शन लिया है लेकिन इस बार मैकेनिज्म चेंज कर रहे हैं. मैकेनिज्म का मतलब समझ में आता है ना, पाथवे. आप यहाँ से अपने घर जाएंगे तो अलग अलग रास्ते हैं, तो इन द सेम मैनर वी कैन राइट डिफरेंट मैकेनिज्म. ठीक है, अब मैकेनिज्म चेंज किए. नंबर 1, A plus B is giving you AB. ठीक है,
और ये है आपका फास्ट। ऊपर वाले केस में ये क्या था, स्लो था, ठीक है। इस बार स्लो कौन सा किया, ए बी प्लस बी इज गिविंग यू ए बी टू, और ये है हमारा स्लो। स्लो होते ही क्या हो गया, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, ए बी टू प्लस ए प्लस बी, रिएक्शन वही है, सिर्फ स्पीड आपने चेंज की है। दिस इज A2 B3 और ये भी कैसा है, फास्ट, ठीक है। यहाँ पर अगेन वी आर टेकिंग K1 K2 K3, ठीक है। और वही सेम चीज़ आपको फाइंड करनी है, रेट लो, ऑर्डर, ये सब, ठीक। चलो शुरू करें। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे रेट लॉ इज इक्वल टू, कौन सा है भाई आपका RDS, सेकेंड स्टेप। तो हम क्या लिखेंगे, K2 AB रेज टू पावर 1 और B रेज टू पावर 1। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है, क्या आया, इंटरमीडिएट AB है ना, B तक तो चलो ठीक है, B हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, बट जो हमारी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है वो ये है, AB हमारा आ रहा है, तो इसलिए ये रेट लॉ करेक्ट नहीं है। वी नीड टू रिमूव AB फ्रॉम हियर, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ से AB रिमूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जनरली आपको क्या दिया जाएगा कि जैसे फर्स्ट स्टेप है ये, इसको रिवर्सेबल कंसीडर करो। अगर क्वेश्चन में दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, AB जिसमें बन रहा है वो वाला स्टेप चेक करो और उसको क्या कंसीडर करना है, रिवर्सेबल, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप से क्योंकि मैं इसको रिवर्सेबल कंसीडर कर रही हूँ, तो कैन आई फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको एक काम करो, इसको नीचे K3 लिया था ना, इसको मैं K4 लिख रही हूँ, ब्रेवर्स के लिए K4 लिखा है, ठीक है। तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K4, K1 अपॉन K4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 11th में पढ़ा था हमने। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB डिवाइडेड बाय, बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, पानी पी लीजिए, नींद आ रही है तो। K इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है आपका, आप रिवर्सेबल स्टेप मैंने क्यों बोला था, क्योंकि हम वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K4, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, K4 बैकवर्ड के लिए है, दोनों का रेट बराबर होता है तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है, और ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ से वी कैन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB। AB तो हटाना है आपको, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 A B अपॉन K4। देखो ये समझ में आया, यहाँ से हमने क्या निकाला, AB का कॉन्सेंट्रेशन निकाला। अब क्या करेंगे आगे, क्लियर है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है कि आपने जो AB निकाला है, अब आप उससे रेट निकाल सकते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, K1 बाई K4 A B, और एक B आपके पास पहले से था, समझ में आया क्या टर्म रखा मैंने, मैं इसको जरा सर्कल कर दूं, ये पार्ट हमने रखा है, AB को रिप्लेस किया। तो अब आपको रेट लॉ आपका करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, नाउ देयर इज नो इंटरमीडिएट इन द रेट लॉ, राइट। सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, अब ये पूरी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो रेट इज इक्वल टू K2 K1 ओवर K4
A रेज टू पावर 1 एंड B रेज टू पावर 2। देखो इस केस में आपको अलग अलग ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर 1 विद रिस्पेक्ट टू A एंड द ऑर्डर B विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 2 विद रिस्पेक्ट टू B। तो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर? 3। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इंटरमीडिएट अगर आ गया है तो चेक द स्टेप वेयर इंटरमीडिएट इज बीइंग फॉर्म, उसको रिवर्सिबल कंसीडर करो और वहाँ से आप फिर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ और आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। चलिए, ये सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में करेंगे और फिर मैं चेक करूँगी। ठीक है, 2O3 is giving you 3O2. Ozone is producing oxygen. ये हमारा रिएक्शन है। ठीक है, तो ओके, अब नाउ आई एम राइटिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। O3, ठीक है, इसको मैंने लिखा K1, ये लिखा मैंने K2 और ये दे रहा है आपको O2 प्लस O। ठीक है, दिस स्टेप इज फास्ट। कैसे स्टेप है ये? फास्ट स्टेप है। ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेप O प्लस O3 इज गिविंग यू 2O2। अगर आप दोनों स्टेप्स को ऐड करते हैं तो यू विल गेट द अबव रिएक्शन। क्लियर है ये बात? क्योंकि आपका O से O कैंसिल हो जाएगा, O3 ऐड होके 2 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये रिएक्शन है आपकी स्लो रिएक्शन, करेक्ट। एंड फॉर दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक मिनट, ये आपका ये सिंगल स्टेप ऐसा है बेटा K3। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? एज यूजुअल रेट लॉ निकालिए। ठीक, सेकंड आप ऑर्डर निकालेंगे, ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, और थर्ड है रेट कांस्टेंट। चलो एक बार खुद से सब लोग ट्राई करेंगे। हो गया?
डन, सब लोगों का हो गया भाई। बताइए क्या मिला आपको फाइनल रेट? K3 into K1 by K2 into 3 raised to power 3 O2 raised to power minus 3. -3 -1 आएगा। वो 3 raised to the power 2 O2 चलो मैं लिख रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आप मैच करिए, ठीक है? आपको मैं करके दिखा रही हूँ, आप लोग मैच करो कि आपने वही कर किया है या नहीं किया, ठीक है? देखिए, तो सबसे पहले दिस इज़ द RDS, है ना? तो रेट क्या हो जाएगा? K3 डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। ये हमारा करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि इसमें हमारा ये आ रहा है इंटरमीडिएट, तो हमें इसको हटाना है, ठीक है? इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे हम। सो दैट वुड बी K इज इक्वल टू के ई लिखा मैंने, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू O2 O अपॉन O3, ठीक है? अब यहाँ से निकालिए O का एक्सप्रेशन क्या आएगा, K1 O3 अपॉन K2 O2, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब इसको उठा के कहाँ रखना है हमें, रेट इज इक्वल टू K3 O3 मल्टीप्लाइड बाई K1 K2 O3 अपॉन क्या आया, O2। यही आ रहा है आप लोगों का? तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे, K3 K1 K2 O3 स्क्वायर एंड O2 -1, ठीक है? दिस इज द फाइनल रेट लॉ। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 + -1 तो 1 आएगा। और रेट कांस्टेंट के लिए ये जो पूरी वैल्यू है ना आपकी, ये वाली जो वैल्यू है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं K इफेक्टिव। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, K इफेक्टिव। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इफेक्टिव, तो K इफेक्टिव इज इक्वल टू K3 K1 डिवाइडेड बाई K2, ठीक है? ओवरऑल जो रेट कांस्टेंट है दैट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द, ठीक है, और डिवीजन जो भी रहता है K3 K1 का, फाइनली ये आपका आएगा K इफेक्टिव, ठीक है? समझ में आया? ओके, अभी मॉड्यूल सबके पास है, तो अब आप आइए पेज नंबर 163, पेज नंबर 163 एंड क्वेश्चन नंबर 7। जो आपने अभी किया है एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 163 जेई वार्म अप क्वेश्चन 7 मिल गया सब लोगों को? मॉड्यूल नहीं है, जिसके पास नहीं है मेरा ले लीजिए, लीजिए बेटा, ये लो क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई कीजिए। क्या निकालना है आपको, यहाँ पे ऑर्डर निकालना है।
समझ में आ रहा है? मेरी हेल्प चाहिए तो बोलिएगा बेटा, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है। बोर्ड में पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको। आगे व्हाट इज द ऑर्डर? 1। इधर हुआ आप लोगों का सिद्धार्थ तथा अभियान तनिष हो गया? कर रहे हैं अभी? क्या एज्यूम किया? हाँ तो वो आप कर सकते हो, वो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने बस एक चीज़ अज्यूम की थी, बाकी सब हो गया? समझ में आया? क्या हुआ? नहीं आ रहा? थोड़ा NH4 NCO और NH4 वो उसमें थोड़ा ध्यान से करना है, वो इधर उधर होने का चांस है। कैसे रिप्लेस? वो इंटरमीडिएट है ना बेटा? क्योंकि तो 2 इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना है, हाँ तो करो, तो दोनों NH3 को भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। साथ में कैसे होगा? भाई देखो ये दोनों आपके इंटरमीडिएट हैं, तो पहले आप रेट लॉस की फॉर्म में लिखोगे, फिर 1 by 1 इसको रिप्लेस करोगे। अरे हाँ, NH3 भी इंटरमीडिएट है। NH3 भी इंटरमीडिएट है ना? मैंने उसको रिएक्ट हाँ तो इसके लिए सेकेंड रिएक्शन और इसके लिए फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा। कर दी। हाँ भाई हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जो लोग कर चुके हैं दे कैन चेक क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 164। If you are done with this question, check question 24 page number 164। हो गया? हाँ हो गया? सिद्धार्थ आपका हुआ? नहीं, this question 7 done? Okay, now check the question number 24 page number 164। भैया आया आंसर कि नहीं? आ गया? चलिए 164 चलिए नहीं पेज नंबर 164 पे क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 24? हाँ जी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है? हो गया सब लोगों का? क्या है आंसर? 24 जरा ध्यान से करना, आपको देखने में आसान लगेगा, पीछे आंसर देखो क्या दिया होगा और आप क्या निकाल। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू -1, ठीक है? चलो हो गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि नहीं समझ में आ रहा है बोलिए। आरोही हो गया आपको? तनिष किया आपने? मैंने देखा नहीं आपका पेन चला है। 24 बहुत आसान है, हो जाएगा, करिए, उसमें कुछ करना ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। चलो अभी मैं थोड़ा सा आगे की बात बता रही हूँ। अभी आपने सीखा कि इफ़ फास्ट एंड स्लो स्टेप दीज थिंग्स आर मेंशन इन द मैकेनिज्म,
then you can find the rate log and you can remove the intermediate. अब अनदर कंडीशन, अगर ऐसा कुछ मेंशन किया ही नहीं गया है कि विच स्टेप इज़ फास्ट एंड विच स्टेप इज़ स्लो, देन हाउ वुड यू फाइंड द रेट लॉग? कंडीशन समझ में आई? अभी तक का काम आसान है, आपने देखा और सब कर दिया, लेकिन अगर मैं ये मेंशन ही नहीं कर रही हूँ कि कौन सा स्टेप आपका स्लोअर है और कौन सा स्टेप फास्टर है, देन हाउ वुड यू राइट द रेट लॉग? ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल लिटिल बिट अप। तो यहाँ पर अपने को अप्लाई करना होता है, तो आप एक पॉइंट लिखिए कि इफ़ RDS इज नॉट मेंशन, तब क्या करोगे? RDS यानी आपको स्लो और फास्ट मेंशन ही नहीं किया हुआ है, उस केस में अप्लाई SSA। ठीक है, SSA का मतलब है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, क्या है ये? स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या अकॉर्डिंग टू दिस अप्रॉक्सीमेशन क्या बोला जाता है इसके हिसाब से कि जो इंटरमीडिएट है वो एक स्टेप में बना, दूसरे में क्या हुआ? कंज्यूम हुआ, फिर बना, फिर कंज्यूम हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रॉक्सीमेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ DI/dt, तो I स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू 0, यानी वहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं है। किसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं ये बात? इंटरमीडिएट के लिए। वन स्टेप में फॉर्म हुआ, दूसरे में कंज्यूम हुआ, वन में बना, दूसरे में कंज्यूम हुआ, तो दैट्स वाई देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, राइट? तो इसका मतलब 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नियरली क्या हो गया ये? कांस्टेंट और नियरली स्टेट। ठीक है, इसीलिए वर्ड आया ये स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब देखो आपके सामने दो ग्राफ प्लॉट करती हूँ। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट और ये हुआ आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अनदर ग्राफ, दिस इज द अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो वन ग्राफ आई एम प्लॉटिंग लाइक दिस। ठीक, अनदर ग्राफ इज, बोलिए कौन सा करेक्ट ग्राफ है? किसके लिए? इंटरमीडिएट के लिए। आपके हिसाब से लिखा हुआ है सब सामने। व्हाट अबाउट द फर्स्ट ग्राफ? फर्स्ट ग्राफ में क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे बन रहा है, एक यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। इंटरमीडिएट ऐसे नहीं होते हैं। इंटरमीडिएट बना, कुछ टाइम रुका और ख़त्म। तो यानी यहाँ पे बना, थोड़ा सा रुका और फिर ख़त्म। समझे? यहाँ पर जो ये आपका ग्राफ आ रहा है इसका मतलब क्या है? स्टडीज़ की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज 0। तो ये ग्राफ यहाँ पर वर्क नहीं करता है। कौन सा ग्राफ है आपका इंटरमीडिएट के लिए? ये वाला ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। धीरे धीरे का काम ही नहीं है, बना यूज़ हुआ, बना यूज़ हुआ, ऐसे हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसीलिए यहाँ पर ये ग्राफ आप देख रहे हो कैसा आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है थोड़ा पोर्शन। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन स्टडी है, यानी DI/dt क्या है आपका? 0। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? SSA, स्टेडी स्टेट approximation. Now we will learn how to find rate log when RDS is not mentioned. So I am taking the same example, ओजोन वाला जो हमने पहले किया था वही एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेकिन इस बार ये डिसाइड नहीं करेंगे कि विच इज़ फास्ट एंड विच इज़ स्लो। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्या करना है। ओके, तो पहले मैं लिखती हूँ आपका रिएक्शन क्या है। Ozone is giving you 3O2. This is our overall reaction. ठीक है, अब मैकेनिज्म देखो, यानी स्टेप्स देखो रिएक्शन के। स्टेप 1 क्या है? O3
इज ब्रेकिंग डाउन इनटू O2 प्लस O, ठीक है, फॉर दिस K1। अब मैं स्लो और फास्ट मेंशन नहीं करूँगी, ठीक। सेकेंड क्या हुआ, O प्लस O3 इज गिविंग यू K2 और यहाँ पर आपको मिल रहा है ये 2O। देखो भाई, ठीक है, अब क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रेट लॉ निकालना है, लेकिन अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कौन सा स्टेप फास्ट है कौन सा स्लो है। तब होता तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके लिए अब क्या करेंगे, देखो शुरू में हमने क्या सीखा था, अच्छा चलो ये है हमारी इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो मैं इसके लिए अभी यहाँ पर R1 लिख रही हूँ। R1 क्या है, R1 क्या हो जाएगा, K1 क्या हो जाएगा, K1 O3, ठीक है। R2 क्या हो जाएगा, O3 एंड ये होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझो कि ये जो अपना O3 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए सब लोग, ये पहली बार पढ़ रहे हैं आज आप। O3 आपका फर्स्ट रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो रहा है एज ए रिएक्टेंट और O3 आपका सेकेंड रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो रहा है एज ए रिएक्टेंट, ठीक है। तो O3 के रिस्पेक्ट में जो आप रेट निकालेंगे अब आपको थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक। तो अभी क्या लिखेंगे हम, नाउ आई एम राइटिंग R विद रिस्पेक्ट टू O3। तो फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से क्या आ रहा है, K1O3, ये आपको क्लियर है। फर्स्ट रिएक्शन में ओजोन मॉलिक्यूल इज बिहेविंग एज रिएक्टेंट, सो और रेट कांस्टेंट इज K1, तो हमने लिखा K1O3। बट फॉर द सेकेंड रिएक्शन इट इज अगेन बिहेविंग एज ए रिएक्टेंट, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस K2O3 एंड देखो ये पॉइंट आपको समझा, क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि O3 दोनों केस में रिएक्टेंट का काम कर रहा है। भाई ये दोनों स्टेप है ना रिएक्शन के, तो मुझे ओवरऑल निकालने के लिए दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से क्या मिला आपको रेट लो, K1O3। सेकेंड में आपके दो आपके रिएक्टेंट नज़र आ रहे हैं O3 एंड O, तो सेकेंड स्टेप मिला O। ये हमारा ओवरऑल रेट है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ अलीशा, यहाँ पे किसकी एंट्री अवॉइड करनी है हमें, O की। O क्या है, इंटरमीडिएट। मेन जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, वो ये भी वही बन जाएगा, ये नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, ये अपने को नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे SSA, ठीक। SSA के लिए क्या करना है, in the beginning of this topic we learned how to write the rate like minus d/dt करके लिखा था, वो याद है आप लोगों को, ओके। चलिए, तो अब मैं लिखती हूँ किसके लिए, चलिए एक तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इससे आगे की बात देखो, देखिए, ठीक है, DO/dt ये लिखना है मुझे, DO/dt। तो DO/dt, अब ये जो ऑक्सीजन है ये किस में आ रहा है आपका, यहाँ पे किस में आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है, और यहाँ पे किस में आ रहा है, रिएक्टेंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ इंटरमीडिएट, किसका रेट है ये, इंटरमीडिएट का, DO/dt। इसको मैं क्या लिखूंगी, अब फिर से हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, DO यहाँ पे आ रहा है ये, तो इट वुड बी K1 ये आपको समझा क्या है, नहीं समझ में आया होगा। देखो ये वाली जो रिएक्शन है, इसके लिए मैं इधर आपको लिख के बता रही हूँ, D रेट
लिखना है मुझे, तो मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, माइनस DO3/dt, ठीक है, लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, विच इज इक्वल टू DO2/dt लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू DO/dt लिख सकती हूँ। ये पॉजिटिव साइन है और ये क्या आएगा, नेगेटिव साइन, याद आया, ठीक है। और यही रेट आपने किसके बराबर लिया हुआ है, K1O3, तो DO/dt किसके बराबर हो गया, K1O3 हो गया कि नहीं हो गया, समझ के चलिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिसिटी है लेकिन आ जाएगा समझ में, ठीक है। ऐसे ही हम सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे। सेकेंड रिएक्शन में भी क्या आ रहा है, O आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। इस केस में ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए प्रोडक्ट, और यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए रिएक्टेंट। तो ये प्लस साइन यहाँ पर मैंने क्या डाला हुआ है, हाँ, DO/dt K1O3, अब माइनस लिखूंगी मैं, देखो अभी समझाती हूँ आपको, माइनस क्यों लिखा, मैं लिख दूँ पहले इसको, K2O3, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा इसको समझो, आपको ये वाली पार्ट समझ में आई, क्यों लिखा था प्लस, क्योंकि ओजोन दोनों केस में इट वाज बिहेविंग एज ए रिएक्टेंट, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे तो कैसे बिहेव कर रहा है, प्रोडक्ट, और यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, देखते हैं। इस केस में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा बिकॉज इट इज प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसलिए आपने ये माइनस साइन लगाया। यही है मेन चीज़ समझने वाली, इससे आगे का काम तो आप कर लोगे। फिर से बता दूं एक बार, ठीक है, इसको, हाँ, इसको हम DO3/dt लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम डबल कर रहे हैं काम यहाँ पे। अभी तक आपने एक ही रिएक्शन की बात की है ना, अभी दो रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। ओजोन दोनों केस में इट इज बिहेविंग एज रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ के लिए रेट लो क्या आएगा, K1O3 रेज टू पावर 1, मैंने पावर नहीं लगाई है। इन दिस केस K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन के लिए दो टाइप के आपको रेट मिल रहे हैं, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि ओजोन यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट बिहेव कर रहा है। सेकेंड केस में सेम चीज वी आर डूइंग फॉर द इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट एक केस में तो प्रोडक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने क्या लिया, प्लस लिया। दूसरे केस में क्या कर रहा है, ये रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसलिए आपने क्या लिया, माइनस लिया, ठीक है। यही है आपका किसका, इंटरमीडिएट का। अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे SSA। SSA ने क्या बोला था कि ये जो पूरा टर्म है दैट इज इक्वल टू 0, है ना। SSA अप्लाई करेंगे तो दिस होल थिंग इज बिकम इक्वल टू 0, यानी DO/dt क्या हो गया आपका, 0। अब इस इक्वेशन को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, K1O3 इज इक्वल टू K2O3, ठीक है। हमें किसको भगाना था, DO/dt, इंटरमीडिएट है ये, इसकी लिखी है हमने पहले, हमने इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बन रहा है ना रिएक्शन में ऑक्सीजन, ये क्या है, इंटरमीडिएट। तो हमारे रेट लॉ में इंटरमीडिएट आ रहा है जिसको हमें भगाना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहले उसका रेट इक्वेशन लिखा इंटरमीडिएट का, और फिर उसमें SSA अप्लाई किया, ठीक है। ये इक्वेशन आई, ये पूरी इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से यू कैन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O, ठीक है। क्या वैल्यू मिलेगी आपको, ये तो ये कट गया, ठीक है। तो दिस इज K1/K2, क्योंकि वो इंटरमीडिएट है इसलिए उसको कंसीडर किया है ना, हमें इंटरमीडिएट हटाना है बेटा, इंटरमीडिएट नहीं चाहिए रेट लॉ में। हाँ भाई, समझ में आ रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है जी, कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा बस आप समझिए, कुछ टफ नहीं है ये इनिशियली ऐसा लगता है कि क्या खिचड़ी सी पक गई, यहाँ से उसको निकालो उसको निकालो, वैसा कुछ नहीं है। सिंपल वे में आपको चलना है, रेट लॉ लिखेंगे दोनों रिएक्शन के टर्म के हिसाब से,
और फिर आप इंटरमीडिएट के लिए लिखेंगे रेट लॉ और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आपको ऑक्सीजन का मिल गया भाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, कलर चेंज कर लें। चलो अब मैं वापस आपको दिखा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। R इज इक्वल टू K1O3 प्लस K2, K2 के प्लेस पे क्या रखना था मुझे, K1 बाई K2 और मल्टीप्लाइड बाई O3। K2 से K2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या मिला आपको, ये 2K1O3, ये मिला आपको एक्चुअल रेट, ठीक है। क्या मिला ये आपको, एक्चुअल रेट K1O। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और अगर आप अभी आपको रेट मिल गया, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस हाफ DO3 बाई DT, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको रेट की मिल गई। तो क्या करेंगे आप, माइनस हाफ इंटू 2K1O3, तो ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। फाइनली आपको क्या मिला, K1O3। क्या मिला आपको, K1O। माइनस साइन हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप ये भी माइनस ही लेके चल रहे हो ना, इसका भी माइनस हटेगा, माइनस साइन हट जाएगा आपका, क्योंकि आप यहाँ पर ये जो सब चल रहा है ना बेटा, ये भी माइनस ही चल रहा है ना रेट, आप ये भी माइनस लेके चल रहे हो ना, इसलिए। ये समझ में आया पहले, और इसमें डिफरेंस समझ में आया। पहले वाले केस में आपने क्या किया था, स्लो एंड फास्ट दिया हुआ था तो हमारा काम आसान था, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आप 2-3 क्वेश्चन मॉड्यूल के और करिए। क्वेश्चन नंबर 42 पेज नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 42 पेज नंबर 166। देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपके ढूंढ के लाई हूँ मॉड्यूल से, जो विच आर बेस्ड ऑन दिस मैकेनिज्म। मिल गया क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, ओके करिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई, हाँ जी बोलो। K की वैल्यू इससे देखो K1 K2 दिया है ना, तो इससे आप स्लो एंड फास्ट फाइंड कर सकते हो ना। K3 आपका स्लोएस्ट, ठीक है। देखिए उस क्वेश्चन में K1 K2 K3 दिया है, तो K3 आपका सबसे कम वैल्यू है, तो K3 विल बी द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। कंसीडर जो K3 वाली रिएक्शन है उसको स्लोएस्ट स्टेप कंसीडर कीजिए। हाँ जी, अब आपको स्लो स्टेप मिल गया ना, तो फिर क्यों जो पहले वाली लगाओ, क्यों जाना कॉम्प्लिकेशन में।
देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर आपको स्लो और मतलब उसके लिए उसने थोड़ा क्लू दिया है K1 K2 की फॉर्म में। आइए आंसर करिए। अभी समझ में आ रहा? क्लियर है भैया? देखो चेक करो आंसर, मॉड्यूल मेरे पास नहीं है, चेक कीजिए क्या आ रहा है। ये है ओके, इसमें तो कुछ करना नहीं है, फास्ट होना चाहिए काम, क्योंकि आपको स्लो और ये समझ में आ गया है। अभी आपने कौन सा किया? 42 हो गया भाई सब लोगों का 42। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन 7 पेज नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 171। सेम ही है ना क्वेश्चन आपके लिए? हाँ, देखिए कब आया ये, हर साल आता है काइनेटिक्स से क्वेश्चन जेई में। 7 पेज नंबर 171। करने से पहले वाला हो गया ऑलमोस्ट। हो गया भाई 7 डन, पहले की जैसे ये क्वेश्चन। हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ क्यों भाई? क्या है क्वेश्चन? एक मिनट, सेवेंथ वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया आप लोगों को? नहीं, देखिए ले लो है जरा बुक। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, 2NO2, ठीक है, ये है K1, ये है K2 और N2O4, ठीक है। यहाँ पे उसने आपको क्या बोला है, किसका रेट निकालना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 यानी ROD, किसका? NO2 का चाहिए, ठीक है। अब ये साइन उसने क्या दिया हुआ है आपको? रिवर्सिबल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको दोनों रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, ठीक। तो अगर मैं रेट लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा? ओके, R इज इक्वल टू, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए NO2 इज बिहेविंग एज
रिएक्टेंट, NO2 इज बिहेविंग एज रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा K1 NO2, ठीक है, K1 NO2, ठीक। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए NO2 इज बिहेविंग एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, प्लस K2 N2O4। यहाँ तक समझ में आया? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए माइनस आएगा ना, माइनस आएगा, माइनस माइनस और वो NO2 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएंगे? नहीं, NO2 के ऊपर स्क्वायर आएगा ना, एलिमेंट्री है ये, और यहाँ पर ये N2O4, ठीक है। अब इसको हटा सकते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, K इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 N2O4 अपॉन NO2 स्क्वायर, ठीक है। तो N2O4 का क्या वैल्यू रहेगा आपका, N2O4 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू साइन है ना, K1 NO2 स्क्वायर अपॉन K2, राइट। तो N2O4 के प्लेस पे लिख सकते हैं, तो गलत आएगा आंसर, नहीं मैं कुछ गलती कर रही हूँ। इसने फिर क्या दिया हुआ, C आ जाएगा ना आपका। हाँ ये फिर ये तो गड़बड़ी है, ये नहीं करना है, यही आपका आंसर आएगा। उनका 2K1 स्क्वायर आ रहा है, क्यों आ रहा है 2K1 क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस करके लिखेंगे ना, इट विल बी माइनस हाफ डी NO2 बाई dt। देखिए तो ये 2 उसने उधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्या हुआ जी, नहीं समझ में आ रहा है? 2K1 NO2 स्क्वायर माइनस ये 2 तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा फिर आपका 2K2 N2O4। हाँ इंटरमीडिएट नहीं है, लेकिन आपको कंसीडर करना है क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। अगर ये सिंगल स्टेप मतलब एक ही डायरेक्शन वाली रिएक्शन होती तो तब ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर NO2 रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट बिहेव कर रहा है। ओके, समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 180। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा भी आपने किया है ना? ऐसा ही है जैसा भी आपने किया है। हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? काइनेटिक्स किया आपने क्लास में या नहीं किया था? आप एब्सेंट थे तब? फर्स्ट क्लास पर एब्सेंट थे, उसका वीडियो आप देख लीजिए फिर, ठीक है। वीडियो सबके हैं और उसमें जो समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, ठीक है। डन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 181 हो गया। 9 1 के बाद 9 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? और बाकी आप एक काम करना आज, ये एनओएससी की बुक से, अच्छा एक आइए पेज नंबर 179 पे पैसेज
फॉर क्वेश्चन 106 to 108। पैसेज पढ़ के ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पैसेज 106 to 108, पेज नंबर 179। मिला? पैसेज मिला सब लोगों को? एक ग्राफ बना हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी का, ट्राई कीजिए। मैं हेल्प करूँ कुछ? नहीं? इसके बाद फिर ब्रेक लेंगे 10 मिनट का। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। खुश हो गई प्रज्ञा, ब्रेक मिलेगा। आप एब्सेंट थे लास्ट क्लास में? वो मेरे मम्मी पापा बाहर जा रहे थे और मेरी छोटी बहन घर पे थी। बहन का टेक केयर करना था। हो गए? तीनों हो गए? आंसर ठीक आ रहा है बेटा? ओके। तो बयान 112 करो तब तक। हो गया? करेक्ट है सब? बाकी लोग कैसे स्लो कर रहे हैं? चलिए ठीक है। अभी फिर हो गया? आप लोग का हुआ? सिद्धार्थ होता 106 वाला हो गया बेटा? डन? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? तो अभी 10 मिनट बाद फिर आगे की स्टार्ट करूँगी मैं, पैरेलल काइनेटिक्स एंड सिक्वेंशियल काइनेटिक्स। ठीक है, चलो। हाँ जी बोलो।